हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका फेब 26 में जो है वो सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो आप अगर अगले सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अभी से ही सीटेट की प्रिपरेशन जो है वो करनी शुरू कर देनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताती हूँ, आपका खुद का जो एक स्वयं का जो एक आपने चूज किया हुआ सब्जेक्ट है उसको आप अ, एक बहुत अच्छे से लेकर चलिए, मतलब उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। और साथ ही सीडीपी जो हमें एक प्लस पॉइंट मिला है सीडीपी वाले पॉइंट का, उसकी तैयारी जरूर कीजिए। क्योंकि ये अगर आप आर्ट्स से दे रहे हो सीटेट, या फिर मतलब अगर आपका सोशल साइंस है और यदि आपका मैथ या साइंस है, तब भी आपको सीडीपी वाला पोर्शन जो है वो देखने को मिलता है। 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आज आपके लिए 30 क्वेश्चंस का ही सेट लेके आई हूँ। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्याजे, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग की थ्योरीज के रिलेटेड 10-10 क्वेश्चंस। ठीक है, तीनों से रिलेटेड 10-10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये तीनों जो हैं इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों ही सीटेट के हीरो माने जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन तीनों से ही पूछे जाते हैं, इन तीनों ही फिलोसफर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके बाद सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और उसके बाद है मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, तीनों के जो सिद्धांत हैं वो दिए गए हैं। तो चलिए सिद्धांतों से रिलेटेड, इनके सिद्धांतों से रिलेटेड 10-10 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पर पढ़ते हैं जीन पियाजे से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है दिया गया है वो ये है कि जीन पियाजे जो थे उनके अनुसार विकास की जो पहली अवस्था है, विकास की पहली, उन्होंने विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा था। अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी को अभी तक नहीं पढ़ा है, या आप बहुत आसान तरीके से जीन पियाजे की थ्योरी को ढूंढ रहे हो कि हमें आसानी से जो एक थ्योरी है जीन पियाजे की वो समझ में आ जाए, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर जीन पियाजे नाम से मैंने एक क्लास जो है वो बनाई हुई है, तो आप उसको जाकर जरूर चेक कर सकते हो। और अगर आपने इसके पीछे की क्लासेस को नहीं देखा है, ये क्लास नंबर 4 है सीडीपी की, तो उनको भी जाकर जरूर देखें और मुझे जरूर बताएं कि आपको ये क्लासेस जो है वो कैसी लग रही हैं। अगर किसी तरह का और कुछ सुधार आप चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट जो है वो हो सके। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि जो पहली अवस्था है विकास की, विकास को 4 अवस्थाओं में जीन पियाजे ने बांटा है। तो यहाँ पर जो विकास की पहली अवस्था है जो बताता है कौन, जीन पियाजे, तो उसके दौरान जो है वो बच्चा जो है वो सबसे बेहतर कैसे सीखता है। तो सबसे बेहतर अगर बच्चा जो है वो विकास की पहली अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, तो उसके दौरान जो सबसे बेहतर अगर बच्चा सीखता है तो वो कौन सी तरीके से सीखता है। ठीक है, कैसे सीखता है, तो वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। आपको पता है जन्म से 2 साल का बच्चा जो है वो क्या करेगा, अनुकरण करेगा। ठीक है, जो एक बच्चे नकल करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा अगर अगर अभी तक चलने नहीं लगा है, बोलने नहीं लगा है, तो बच्चा जो है वो सोकर ही अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके ही अपनी भाषा का प्रयोग करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो है इस स्टेज में बच्चा जो है सबसे ज्यादा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु स्थायित्व, और ये क्वेश्चन जो है लगभग पिछली 3 क्लासेस में भी रिपीट हुआ है और आज की क्लास में भी ये क्वेश्चन आ गया है। तो इससे ही आप ये समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको तो आपने एक तरह से याद ही कर लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है यानी कि वस्तु स्थायित्व जो है वो प्याजे के किस चरण का मुख्य उपलब्धि है। ठीक है, जो एक ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो बच्चे के किस अवस्था में, किस चरण में आता है। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर क्वेश्चन को बोला जाए तो यही क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो बच्चे में कौन सी अवस्था या कौन से चरण में आ जाता है। ठीक है, तो वो आता है संवेदी पेशीय यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, जब जन्म से, ये भी पहला ही चरण है। ठीक है, तो जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा ये समझ जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो वस्तु है वो स्थायी है। ठीक है, यानी कि अगर आप, मैं एक उदाहरण आपको फिर से देती हूँ, वही उदाहरण जो पिछली क्लासेस में भी मैंने दिया है आपको, कि अगर आपके हाथ में एक बॉल है, बच्चा उसके लिए जिद कर रहा है कि उसको ये बॉल चाहिए, और आप दूर फेंकने की तरफ इशारा कर रहे हो कि हाँ मैंने बॉल को फेंक दिया, और आप पीछे छुपा रहे हो, तो बच्चे को ये पता है कि बॉल जो है वो यहीं पर है। ठीक है, तो उसमें जो वस्तु स्थायित्व है वो विकसित हो चुका होता है।
क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा जो है वो संरक्षण, ठीक है, कन्वर्सेशन जो है, कंसर्वेशन जो है वो उसको सिद्धांत को समझ लेता है, ठीक है। तो संरक्षण के सिद्धांत को बच्चा जो है वो कौन से चरण में समझता है, तो वो समझता है ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है उसमें बच्चा जो है वो संरक्षण का सिद्धांत को समझ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4, स्कीमा। स्कीमा शब्द का क्या तात्पर्य है? अच्छा, स्कीमा से शब्द जो है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको होता क्या है, ये स्कीमा जो है ये होता है मानसिक संरचना जो सूचनाओं को व्यवस्थित करती है, ठीक है। एक ऐसी मानसिक संरचना, एक ऐसा जो मेंटल स्ट्रक्चर है जो सूचनाओं को व्यवस्थित करता है, हमारे दिमाग में जो भी एक हम इंफॉर्मेशन डालते हैं उसको व्यवस्थित करना स्कीमा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, ये कथन किसका है? तो बच्चे जो हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन जो है वो स्वयं करते हैं। उनको स्वयं ही एहसास होता है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, तो वो अपनी समझ का सृजन जो है वो एक मतलब समझ को अपनी खुद ही बनाते हैं, ठीक है, उनका सृजन जो है वो खुद ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, प्याजे, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्याजे के अनुसार आत्म सातीकरण, ठीक है, एसिमिलेशन जो है वो क्या है? तो प्याजे के अनुसार जो आत्म सातीकरण है वो ये है कि नई जानकारी को पुरानी जानकारी में फिट करना, ठीक है। अगर आपके पास पुरानी किसी चीज के बारे में पुरानी जानकारी है तो उसको नई जानकारी के ऊपर फिट करना, वो है वो आत्म सातीकरण कहलाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो मान लो कि आप जो है वो स्कूटी चलाना सीख रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको स्कूटी चलाने से पहले आपको साइकिल चलाना आती है तो आप उसी जो थीम को वहां पे अप्लाई करोगे स्कूटी के ऊपर, ठीक है। तो वो आपका हो गया आत्म सातीकरण कि आपने साइकिल वाली फॉर्म को ही स्कूटी के ऊपर अप्लाई किया, तो वो आपका आत्म सातीकरण हो गया, ठीक है। यानी कि आपको पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज था कि बैलेंस कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है, आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो उसको आपने मतलब उसको आपने जो अप्लाई किया वो नई जानकारी के ऊपर किया, तो उसको कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है, आत्म सातीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं? तो जीन प्याजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए हैं वो 4 चरण बताए हैं, ठीक है। 4 चरणों में संज्ञानात्मक विकास को जीन प्याजे ने बांटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जैसे इनमें जो पहला है वो 0 से 2 वर्ष यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद आती है ऑपरेशनल स्टेज, और उसके बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, फॉर्मल कंक्रीट स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है कि अहम केंद्रित, अब यहाँ पर अहम होगा, ठीक है, हम नहीं होगा, अहम होगा, जिसको ईगो कहा जाता है। अहम केंद्रित वाक्य यानी कि ईगो सेंट्रिक स्पीच जो है की अवधारणा किसने दी है? तो ईगो सेंट्रिक स्पीच की अवधारणा दी है जीन प्याजे ने, ठीक है। जीन प्याजे ने ईगो सेंट्रिक स्पीच की अवधारणा दी है। अहम केंद्रित वाक्य यानी कि अहम केंद्रित स्पीच की अवधारणा जीन प्याजे ने दी। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि प्याजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण की आयु सीमा क्या है? तो जो दूसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक, उसका उसकी जो आयु सीमा है वो कितनी रखी गई है? सबसे पहले आपको सेंसरी मोटर की पता है 0 से 2 वर्ष होती है, ठीक है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, ठीक है। और दूसरा जो चरण है उसकी आयु कितनी होती है? उसकी आयु होती है ऑप्शन नंबर सी, 7 से 11 वर्ष तक की, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है वो रहेगी 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था, जो तीसरा चरण है माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बच्चा किसी समस्या को केवल एक ही दृष्टिकोण से देखता है तो प्याजे इसे क्या कहते हैं? जब बच्चा जो है एक समस्या को केवल एक ही दृष्टिकोण से देख रहा है तो उसको जो जीन प्याजे हैं वो कहते हैं केंद्रीकरण, ठीक है। केंद्रीकरण उस समस्या को जो है वो जीन प्याजे कहते हैं। बच्चा जो है वो एक ही समस्या के बारे में सोच रहा है, अपना दृष्टिकोण
उसको एक ही मतलब केवल एक ही दृष्टिकोण से उस समस्या को देख रहा है कि इसका एक ही हल होगा, तो उसको जीन पियाजे केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रेशन जो है वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाग 2। अब हमने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए जीन पियाजे से रिलेटेड। अब हम 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार, जो इनकी थ्योरी थी सामाजिक संरचनात्मक जो विकास की थ्योरी थी, उसके रिलेटेड हम 10 क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाइगॉत्स्की जो थे उनके अनुसार बच्चे का विकास किसका परिणाम है। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे का विकास जो है वो किसका परिणाम है, वो है सामाजिक अंत्यक्रिया का परिणाम। ठीक है, बच्चे का विकास जो है, ये मानते थे कि बच्चा जितना सोशल एक्टिव होगा, बच्चे का विकास उतना ही ज़्यादा अच्छे से होगा। यानी कि ये समाज को सबसे ज़्यादा अहम भूमिका देते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेन रोल अगर बच्चे के विकास में ये मानते हैं तो समाज का ही मानते हैं। ठीक है, इनका मानना था बच्चे को सोशल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे का दिमाग जो है, जितना ज़्यादा सोशल बच्चा होकर रहेगा उतना ही ज़्यादा बच्चे का दिमाग जो है वो एक्टिव होकर रहेगा। ठीक है, तो सामाजिक अंत्यक्रिया को ये बच्चे के विकास का परिणाम मानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट है कि जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, का अर्थ क्या है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ है कि वह अंतर जो बच्चा खुद कर सकता है और जो मदद से कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक एक मतलब मान लो आपकी एक दायरा मान लो कि जिसमें बच्चा जो है वो खुद कर सकता है उस काम को। एक आपने समस्या दे दी बच्चे को, अब आपको पता है कि बच्चा इस समस्या को खुद ही कर लेगा, और दूसरी समस्या आपने उसी बच्चे को दे दी, तो उसमें बच्चा जो है वो थोड़ा सा अटक रहा है, तो उसमें किसी बड़े की, किसी वयस्क की हेल्प से बच्चे ने उस काम को किया, तो उस जो बीच में दायरा आया, जो खुद कर सकता था और उसने मदद से किया, तो जो बीच में दायरा है उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि वाइगॉत्स्की ने पाड़ या ढांचा, जिसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, वाइगॉत्स्की ने पाड़ या ढांचा जिसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो इन्होंने ये शब्द जो प्रयोग किया है, ये वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को दिया है। ठीक है, ये मानते थे कि अगर आपसे बड़ा मतलब कोई भी बच्चे को अगर सहायता दे रहा है तो उसको जो है वो स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा। अस्थायी रूप से सहायता दी है, मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट तरीके से ही सहायता देनी है। बच्चे को किसी समस्या में अटक रहा है, जो बच्चे से बड़ा है कोई, वो बच्चे को थोड़ा सा हिंट दे देता है, तो उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के संदर्भ में क्या सही है। ठीक है, भाषा और विचार के संदर्भ में क्या सही है। तो ये मानते थे शुरू में दोनों स्वतंत्र होते हैं और फिर एक हो जाते हैं। ठीक है, ये मानते थे कि जो भाषा और विचार हैं वो पहले पहले तो स्वतंत्र होते हैं, फिर एक दूसरे के हो जाते हैं। ठीक है, पहले वो स्वतंत्र रूप से भाषा और विचारों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वो एक दूसरे के साथ रिलेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, एक हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि निजी भाषण, ठीक है, प्राइवेट स्पीच वाइगॉत्स्की के अनुसार क्या है। एक जो प्राइवेट स्पीच है, एक बच्चा जो है वो निजी वाचन अगर कर रहा है तो उसको क्या माना है वाइगॉत्स्की ने कि क्या है वो। तो वे मानते थे कि बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए खुद से बात करते हैं। ठीक है, मान लो कि बच्चे को आपने होमवर्क दे दिया, घर पे बच्चे को होमवर्क दिया हुआ है टीचर के द्वारा, तो अब पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाने बैठी है और पेरेंट्स ने कहा कि आपको इतना काम जो है वो करना है। अब पेरेंट्स काम देकर चली गई, अब बच्चा जो है वो बैठे बैठे अकेला ही सोच रहा है कि अगर मैं इस काम को इतनी जल्दी कर लूँगा, फिर मैं अगला काम कर लूँगा, ठीक है? अगर मैंने ये काम नहीं किया तो क्या होगा जब मेरी मम्मी आएँगी? मतलब खुद से बात कर रहा है वो, ठीक है? जब वो खुद से बात कर रहा है, खुद के कार्य को दिशा देने के लिए कि मैं इस काम को ऐसे करता हूँ, ये काम ऐसे होगा, तो उसको कहा जाता है प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी भाषण। ठीक है? नेक्स्ट है कि सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है? जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है उसका समर्थन किसने किया है। तो सहयोगात्मक अधिगम का समर्थन किया है वाइगॉत्स्की ने। जो लेव वाइगॉत्स्की थे वो ये मानते थे कि बच्चा जो है वो सहयोग के तरीके से कोलैबोरेट होके जो बच्चा है वो बहुत जल्दी सीखता है। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम की बात करते हैं वाइगॉत्स्की। ठीक है, नेक्स्ट है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, MKO मोर नॉलेजेबल अदर का क्या अर्थ है। इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी,
कि कोई भी व्यक्ति जो उस विषय में बच्चे से ज्यादा जानता हो। मतलब जब बच्चे को किसी सहायता की जरूरत पड़ती है तो बच्चा ऐसा नहीं है कि अपने पेरेंट्स के पास ही जाएगा, बच्चा ऐसा नहीं है कि अपने टीचर के पास ही जाएगा। जो भी उस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी रखता है बच्चा उसके पास जाकर उस चीज की जानकारी जो है वो ले सकता है। तो इसको MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगॉत्स्की जो थे ये किस विचारधारा के समर्थक थे। तो वाइगॉत्स्की जो थे ये सामाजिक संरचनावाद जो थे उसके समर्थक थे। ठीक है, इनका मानना था कि बच्चा सोशल होके बहुत ज्यादा चीजें जो है वो सीखता है। नेक्स्ट है कि पारस्परिक शिक्षण जो एक रेसिपोर रेसिप रोकल जो टीचिंग है यानी कि पारस्परिक जो शिक्षण है किस सिद्धांत पर आधारित है। ये जो पारस्परिक शिक्षण है ये वाइगॉत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, पारस्परिक शिक्षण जो है वो वाइगॉत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो वाइगॉत्स्की थे ये सामाजिक रचनावाद के समर्थक थे, ये आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये किसने कहा था। ये किसने कहा था कि संस्कृति जो है, कल्चर जो है वो भाषा के विकास में, ठीक है, भाषा और कल्चर, लैंग्वेज हमारी और कल्चर, ये दोनों ही विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चीज किसने कही थी। तो ये चीज कही थी वाइगॉत्स्की ने। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि वाइगॉत्स्की ऐसे फिलोसफर थे या ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो ये मानते थे कि जो संस्कृति है, कल्चर है, जो सोशल है, समाज है हमारा, वो बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो भाषा और कल्चर की महत्वपूर्ण भूमिका ये मानते थे कि बच्चे के विकास में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा चल पड़ा लॉरेंस कोहलबर्ग। हमने 10 क्वेश्चन जीन प्याजे से पढ़ लिए, हमने 10 क्वेश्चन वाइगॉत्स्की से पढ़ लिए। हम कोहलबर्ग की बात करते हैं। इनका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। और एक एग्जाम में इनका पूरा नाम भी पूछा गया था, कोहलबर्ग लिखा गया था और पूछा गया था कि इनका पूरा नाम क्या है। तो आपने ये भी याद रखना है, इनका पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग था। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास के कितने मुख्य स्तर हैं। कि ये मतलब क्या मानते थे कि जो एक मॉरल डेवलपमेंट है उसके कितने लेवल्स हो सकते हैं। तो ये मानते थे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 लेवल्स। ठीक है, इन्होंने 3 लेवल्स दिए हैं। ये मानते थे कि बच्चा जो है वो 3 लेवल से होकर जो है वो उसमें नैतिकता, मॉरलिटी जो है वो विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दंड और अभिकारिता। अब उन्हीं तीन जो लेवल्स थे, तीन जो स्टेप्स थे या तीन जो चरण थे, उनको इन्होंने दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वही बनता है कि दंड और आज्ञाकारिता, पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस जो है किस चरण के अंतर्गत जो है वो आता है। ठीक है, तो पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस जो है वो ये आता है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक यानी कि प्री कन्वेंशनल जो स्टेज है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। ये तो हमने शायद पिछली क्लास में भी पढ़ा है, क्लास नंबर 3 में भी। तो गुड बॉय और नाइस गर्ल अभिविन्यास किस स्तर पर की विशेषता है। तो ये विशेषता है ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक। ठीक है, पारंपरिक स्तर की। ठीक है, यानी कि कन्वेंशनल लेवल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंज की दुविधा। ठीक है, हिंज की दुविधा जो हिंज डायलेमा है उसका प्रयोग किसने किया था। तो हिंज की दुविधा का प्रयोग किया था ऑप्शन नंबर सी, कोहल वर्ग ने। जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उन्होंने ही हिंज की दुविधा का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है कि नैतिक विकास का वह चरण जिसमें व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकारों के आधार पर निर्णय लेता है, तो वो क्या होता है। वो होता है ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें जो है वो नैतिक विकास का वह चरण है ये जिसमें व्यक्ति जो है वो सार्वभौमिक मानवाधिकारों को आधार पर निर्णय लेता है। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। नेक्स्ट है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है।
तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना ये है कि इन्होंने पुरुषों और महिलाओं की नैतिकता में जो अंतर को नजरअंदाज किया है। कैरोल गिलिगन जो थे, इन्होंने इसकी आलोचना की है। ठीक है, ये मानते थे, कैरोल गिलिगन थे, ये मानते थे कि जो कोहलबर्ग है उसने जो महिलाएं हैं उनकी अवहेलना की है, उनको नजरअंदाज जो है वो किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 27 नंबर, जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट जो है उसकी भावना कोहलबर्ग के किस चरण में आती है? तो ये आती है यांत्रिक सापेक्षवादी अभिविन्यास। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल जो रिलेटिविस्ट है उसमें ये मानते थे कि जैसे को तैसा की भावना जो है वो बच्चे में विकसित हो जाती है। टिट फॉर टैट की भावना जो है वो बच्चे में विकसित होती है। नेक्स्ट है नैतिक तर्कणा। जो मॉरल रीजनिंग है उसका क्या तात्पर्य है? तो उसका तात्पर्य है कि नैतिक मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया। ठीक है, नैतिक मुद्दों पर निर्णय लेने की जो क्षमता है वो नैतिक तर्कणा जो है वो कहलाती है। क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार पारंपरिक जो स्तर है यानी कि कन्वेंशनल जो लेवल है उस पर नैतिकता किस आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? तो कोहलबर्ग के अनुसार जो पारस्परिक स्तर है यानी कि कन्वेंशनल जो लेवल है उसमें नैतिकता जो है वो किस चरण पर आधारित होती है? तो ये आपने बताना है ऑप्शन नंबर बी, समाज के नियमों और दूसरों की अपेक्षाओं पर। ठीक है, समाज की के निर्णयों और दूसरों की अपेक्षाओं पर कि दूसरे जो है हमसे किस प्रकार की अपेक्षा जो है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस अवस्था में बच्चा जो है वो मानता है कि नियम स्थिर हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता है। तो जो कोहलबर्ग थे वो क्या मानते थे कि कौन सी ऐसे लेवल में बच्चा जो है वो ये मान लेता है कि नियम जो है वो स्थिर हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता है। रूल्स आर परमानेंट एंड उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक, विशेषकर शुरुआती चरणों में। ठीक है, तब बच्चे को पता चल जाता है कि जो नियम बनाए गए हैं वो एक स्थिर नियम है। ठीक है, इनको बदला नहीं जा सकता है बार बार। ठीक है, तो कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह से और भी क्लासेस पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से और भी बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो प्लीज़ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्लास को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।